पश्चिम एशिया के मैप पर ईरान एक विशाल और जटिल भूभाग के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली ताकत ओनली इसकी सीमाओं में नहीं छिपी। इस देश का जियोग्राफी सदियों से इसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को शेप देता आया है। पहाड़, रेगिस्तान और रगड टेरेन मिलकर एक नेचुरल डिफेंसिव लैंडस्केप बनाते हैं। ईरान के पश्चिमी हिस्से में एक विशाल माउंटेन सिस्टम फैला हुआ है। दुनिया इसे ज़ाग्रोस माउंटेन्स के नाम से जानती है। लगभग 1500 किलोमीटर तक फैली यह रेंज उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक फैलती है। यह रग्ड टेरेन ईरान और मेसोपोटेमियान प्लेन्स के बीच एक नेचुरल बैरियर बनाता है। इन पहाड़ों में पैरेलल रिजेस, डीप वैलीज और नैरो पासेस मिलते हैं, जिससे बड़े मिलिट्री फॉर्मेशंस का मूवमेंट स्वाभाविक रूप से स्लो हो जाता है। ऐसे टेरेन में टैंक्स और हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स आसानी से ऑपरेट नहीं कर पाते। इसी कारण यह रीजियन ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव लेयर बन जाता है। लेकिन ईरान की जियोग्राफिक डिफेंस सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं है। देश के उत्तर में एक और पावरफुल माउंटेन वॉल मौजूद है। यह माउंटेन चेन कैस्पियन सी के सदर्न एज के साथ फैलती है और इसे कहा जाता है अल्बोर्ज माउंटेन्स। लगभग 900 किलोमीटर लंबी यह रेंज ईरान के नॉर्दर्न होराइजन को डिफाइन करती है। इसी रेंज में मौजूद है माउंट दमावंद, जो देश की सबसे ऊंची चोटी है। स्टीप स्लोप्स और हाई एलिवेशंस के कारण यह माउंटेन्स नॉर्दर्न अप्रोचेस को नेचुरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इसी वजह से यह रीजियन स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस के लिए आइडियल माना जाता है। हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस रडार और मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। इससे दूर से आने वाली एक्टिविटी को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ईरान की ज्योग्राफी की कहानी सिर्फ माउंटेन्स तक खत्म नहीं होती। देश के इंटीरियर में एक बिल्कुल अलग लैंडस्केप शुरू होता है। सेंट्रल ईरान में विशाल डेजर्ट बेसन्स फैले हुए हैं। यह डेजर्ट्स कंट्री की दूसरी नेचुरल डिफेंस लेयर बनाते हैं। इनमें सबसे बड़ा है दश्त-ए-कवीर। इसे अक्सर ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। यह रीजियन सॉल्ट फ्लैट्स, मड मार्शेस और ड्राई बेसिन्स से बना हुआ है, जहां स्टेबल ग्राउंड ढूंढना कई जगहों पर मुश्किल हो जाता है। कई जगहों पर सरफेस सॉल्ट क्रस्ट ऊपर से सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन हैवी व्हीकल्स के नीचे यह अचानक कोलैप्स भी हो सकता है। इसी कारण इस रीजियन में लार्ज मिलिट्री मूवमेंट आसान नहीं होता। लिमिटेड रोड्स और हार्श टेरेन लॉजिस्टिक्स को काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन ईरान की डेजर्ट ज्योग्राफी यहीं तक सीमित नहीं है। दक्षिण पूर्व की ओर एक और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मौजूद है। इसे कहा जाता है दश्त-ए-लुत और यह दुनिया के सबसे गर्म रीजियंस में गिना जाता है। यहां सरफेस टेम्परेचर्स कभी-कभी एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन मिलिट्री ऑपरेशंस काफी चैलेंजिंग बन जाते हैं। लेकिन इसी हार्श एनवायरनमेंट में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी छिपा होता है। वास्ट ओपन टेरेन लॉन्ग डिस्टेंस विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि मूवमेंट को दूर से ऑब्जर्व किया जा सकता है और यही फीचर सर्वेलेंस प्लानिंग में यूजफुल बनता है। इस तरह माउंटेन्स और डेजर्ट्स मिलकर ईरान को लेयर्ड जियोग्राफिक प्रोटेक्शन देते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो नेचुरल डेप्थ क्रिएट करती है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में केवल टेरेन ही डिसिसिव फैक्टर नहीं होता। टेक्नोलॉजी भी डिफेंस प्लानिंग का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसी बदलती मिलिट्री लैंडस्केप में ईरान ने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो ट्रेडिशनल एयर पावर से अलग था। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में ईरान ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया। उस समय फोकस था लो कॉस्ट सर्विलांस प्लेटफॉर्म्स पर। इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिंपल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी बनाना था, यानी बिना पायलट के दूर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसी दौर में सामने आया अबबिल-2,
जो बाद में ईरान के शुरुआती ऑपरेशनल ड्रोन्स में शामिल हुआ। अबबिल सीरीज का डिजाइन रिलेटिवली सिंपल रखा गया था, लेकिन इसका उद्देश्य क्लियर था, रिलायबल एरियल ऑब्जर्वेशन। इस ड्रोन की कॉम्बैट रेंज लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसकी स्पीड करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लगभग 40 किलोग्राम पेलोड के साथ यह ड्रोन कई अलग रोल्स में इस्तेमाल हो सकता था, रिकॉनेसेंस से लेकर टारगेट ऑब्जर्वेशन तक। समय के साथ ईरान का ड्रोन प्रोग्राम धीरे धीरे इवॉल्व होने लगा और फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हटकर मल्टी रोल कैपेबिलिटी की ओर बढ़ा। अगले चरण में लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलांस सिस्टम्स पर काम शुरू हुआ, यानी ऐसे ड्रोन्स जो कई घंटों तक हवा में रह सकें। इसी दिशा में विकसित हुआ शाहेद 129, जो ईरान के बड़े यूएवी प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। इस ड्रोन का कॉम्बैट रेंज लगभग 1700 किलोमीटर तक बताया जाता है, जबकि फेरी रेंज करीब 3400 किलोमीटर तक जा सकती है। क्रूज स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, लेकिन इसकी खासियत है लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलांस। लगभग 400 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी के साथ यह ड्रोन मल्टीपल सिस्टम्स कैरी कर सकता है, जिसमें सेंसर्स, कैमरों और गाइडेड म्यूनिशंस शामिल हो सकते हैं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यही नहीं रुका। अगले चरण में मोर कॉम्पैक्ट स्ट्राइक सिस्टम्स सामने आए। 2016 में पब्लिकली इंट्रोड्यूस हुआ मोहाजिर 6, जो रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों रोल्स के लिए डिजाइन किया गया। इस ड्रोन की रेडियस ऑफ एक्शन करीब 2000 से 2400 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि कंट्रोल लिंक रेंज आमतौर पर 200 से 500 किलोमीटर तक रहती है। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड के साथ ये ड्रोन रिलेटिवली स्टेबल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म माना जाता है। 100 से 150 किलोग्राम पेलोड के साथ ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स कैरी कर सकता है, जिससे ये प्लेटफॉर्म आईएसआर और स्ट्राइक दोनों रोल्स निभाता है। लेकिन ईरान के ड्रोन प्रोग्राम का सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म सामने आया हाल के वर्षों में। एक ऐसा डिजाइन जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। इसे कहा जाता है शाहेद 136 और इसे अक्सर लॉयटरिंग म्यूनिशन ड्रोन कहा जाता है। ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह यह सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं बना। इसका डिजाइन फिलॉसफी है डायरेक्ट स्ट्राइक मिशन। इसकी एस्टिमेटेड रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। कुछ अपग्रेडेड एस्टिमेट्स में ये 2000 किलोमीटर से अधिक भी बताई जाती है। करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ ये ड्रोन रिलेटिवली स्लो दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, रेंज और कॉस्ट एफिशिएंसी में होती है। 30 से 50 किलोग्राम वॉरहेड पेलोड के साथ ये स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ वर्जन्स में वॉरहेड कैपेसिटी और भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी की असली खासियत सिर्फ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में नहीं होती, बल्कि उस स्ट्रैटेजी में होती है जिसके साथ इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। मॉडर्न मिलिट्री प्लानिंग में ड्रोन्स एक अलग कैटेगरी बना चुके हैं, जहां ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट की जगह अनमैन्ड सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। इन सिस्टम्स की सबसे बड़ी एडवांटेज होती है लो प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे लार्ज नंबर्स में डिप्लॉयमेंट पॉसिबल हो जाता है। ट्रेडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले ड्रोन्स का मेंटेनेंस भी कम कॉम्प्लेक्स होता है और यही फैक्टर एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मॉडर्न बैटलफील्ड में हर ड्रोन को एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, और वो है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स। कई देशों के पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क्स मौजूद हैं, जिनमें रडार डिटेक्शन, मिसाइल इंटरसेप्शन और ट्रैकिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं। ऐसे सिस्टम्स में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स अक्सर उदाहरण के रूप में बताए जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम्स भी मॉडर्न डिफेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा होते हैं, जैसे आयरन डोम। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट टैक्टिक्स से अलग होती है। ये अक्सर स्पीड के बजाय नंबर्स और परसिस्टेंस पर डिपेंड करती है। छोटे साइज, लो रेडार सिग्नेचर और लॉन्ग एंड्योरेंस के कारण कई ड्रोन्स रेडार डिटेक्शन के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल सिस्टम्स को देखना काफी नहीं होता। असल समझ तब आती है जब पूरी स्ट्रैटेजी को देखा जाए। मॉडर्न मिलिट्री थिंकिंग में
ड्रोन्स एक अलग ऑपरेशनल लेयर बनाते हैं। ये लेयर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से अलग काम करती है। फाइटर जेट्स जहां स्पीड और ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, वहीं ड्रोन्स का अप्रोच अलग होता है। इनका फोकस होता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। छोटे आकार और रिलेटिवली सिंपल डिजाइन के कारण कई ड्रोन्स लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इससे बैटलफील्ड मॉनिटरिंग काफी देर तक पॉसिबल रहती है। सर्वेलेंस मिशंस में हाई रेजोल्यूशन कैमरास और सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके कमांड सेंटर्स तक भेजते हैं। इस तरह एरियल ऑब्जर्वेशन ग्राउंड एक्टिविटी को लगातार ट्रैक कर सकता है, और यही इंफॉर्मेशन मॉडर्न डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सर्वेलेंस ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी रखते हैं। प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम्स के साथ टारगेट्स को डिस्टेंस से एंगेज किया जा सकता है, जिससे पायलट रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि अनमैन्ड सिस्टम्स पिछले 2 दशकों में मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा बन गए हैं। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में भी इसी अप्रोच को अपनाया गया, जहां फोकस था प्रैक्टिकल और स्केलेबल प्लेटफॉर्म्स पर। लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे मल्टीपल सिस्टम्स डिप्लॉय करना संभव होता है। जब ड्रोन्स की संख्या ज्यादा होती है तो बैटलफील्ड कवरेज भी बढ़ जाता है और सर्वेलेंस नेटवर्क काफी व्यापक बन सकता है। कुछ एनालिस्ट्स इस अप्रोच को डिस्ट्रीब्यूटेड एरियल कैपेबिलिटी कहते हैं, जहां कई स्मॉल प्लेटफॉर्म्स मिलकर एक लार्जर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं। यह कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल एयर पावर से अलग है, जहां कुछ एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट की जगह कई अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह एरियल प्रेजेंस लंबे समय तक मेंटेन की जा सकती है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन मॉडर्न एयर स्पेस में ऑपरेट करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कई रीजन्स में एडवांस्ड रडार कवरेज मौजूद होता है। रडार सिस्टम्स का काम होता है एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना और उनकी पोजीशन ट्रैकिंग नेटवर्क्स तक भेजना। इसके बाद डिफेंस सिस्टम्स इनकमिंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। यह प्रोसेस अक्सर सेकंड्स के भीतर होता है, लेकिन स्मॉल यूएवी प्लेटफॉर्म्स कभी-कभी रेडार प्रोफाइल में अलग दिखाई देते हैं। उनका साइज और फ्लाइट पैटर्न ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट से काफी अलग होता है। यही कारण है कि मॉडर्न डिफेंस प्लानिंग में काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज भी विकसित हो रही हैं, जिनका उद्देश्य है अनमैन्ड थ्रेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करना। इन टेक्नोलॉजीज में स्पेशलाइज्ड रडार मोड शामिल होते हैं, जो स्मॉल एरियल ऑब्जेक्ट्स को अलग तरीके से स्कैन करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी काउंटर ड्रोन डिफेंस का हिस्सा बनते हैं, जो कम्युनिकेशन लिंक्स डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह मॉडर्न बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है। एक तरफ अनमैन्ड सिस्टम्स विकसित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ काउंटर सिस्टम्स। यही साइकिल मिलिट्री इनोवेशन को आगे बढ़ाती है, जहां हर नई कैपेबिलिटी एक नए रिस्पॉन्स को जन्म देती है। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम को भी इसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जहां अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स लार्जर डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनते हैं। यह स्ट्रैटेजी अक्सर फोकस करती है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी इफेक्टिव कैपेबिलिटी दे सकें। इस अप्रोच को कभी-कभी एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। यह स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल मिलिट्री बैलेंस से अलग होती है और इसका उद्देश्य होता है फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी बनाना। इसी कारण ड्रोन टेक्नोलॉजी कई देशों के डिफेंस प्लानिंग में शामिल हो चुकी है, क्योंकि अनमैन्ड सिस्टम्स फ्यूचर वॉरफेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। इन नेटवर्क्स में सैटेलाइट सिस्टम्स, रेडार स्टेशंस और अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स साथ मिलकर काम करते हैं। इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को कभी-कभी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर कहा जाता है, जहां अलग-अलग टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ईरान की डिफेंस प्लानिंग में भी टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी का ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जहां नेचुरल टेरेन और मॉडर्न सिस्टम्स साथ काम करते हैं। पहाड़ों की नेचुरल प्रोटेक्शन, डेजर्ट्स की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अनमैन्ड एरियल कैपेबिलिटी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर में हर लेयर का अपना रोल होता है। टेरेन मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन को। ईरान के मामले में भी माउंटेन बैरियर्स और डेजर्ट लैंडस्केप्स सदियों से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को शेप देते आए हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का महत्व सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। असल प्रभाव दिखाई देता है जब ये लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनती है।
पहाड़ों से शुरू हुई ये कहानी अब अनमैन्ड सिस्टम्स तक पहुंच चुकी है और यही दिखाता है कि डिफेंस प्लानिंग समय के साथ बदलती रहती है। ईरान की ज्योग्राफी और ड्रोन टेक्नोलॉजी दो अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि साथ मिलकर एक इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाती हैं। और अगर ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरा भी बढ़ाने में मदद कर रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।